वेलकम स्टूडेंट। हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के भागों के बारे में मैंने वर्णन किया था। उस समय चित्र के माध्यम से नहीं समझाया और मैंने पिछली क्लास में ये कहा था कि भाई अपन चित्र के माध्यम से इन भागों का वर्णन करेंगे। उससे पहले मैंने एक एक भाग का वर्णन किया था कि नासिका के बाद में ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, उपास्थि के छल्ले, फेफड़े, श्वसनिका, श्वसनिका, मध्यपट, डायफ्राम, और इसके क्रियाविधि के बारे में बताया था कि भाई उच्छ्वसन, निश्वसन, मांसपेशियाँ। तो इस प्रकार यह श्वसन की क्रियाविधि बताया था। आज हम आपके सामने चित्र के माध्यम से एक एक अंग के बारे में अध्ययन करेंगे कि भाई किस प्रकार हमारा रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र जो कार्य करता है, श्वसन तंत्र के भागों का वर्णन और श्वसन तंत्र के भाग कौन कौन से हैं और किस प्रकार कार्य करते हैं ये। तो सबसे पहली बात यह है कि जो पिछले अध्याय में आपको मैंने बताया था कि प्रत्येक जीव श्वसन क्रिया करता है और सजीवों को यह अभिन्न हिस्सा है श्वसन क्रिया। पाचन, श्वसन, जनन, उत्सर्जन, गति, वृद्धि, ये सारे जो क्रियाएं हैं सजीवों के, जो सजीवता को दर्शाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वायरस है, तो वायरस एक योजक कड़ी है सजीव और निर्जीव की, कि भाई वो जब बाहर रहता है तो कण के समान रहता है, वो कोई भी क्रिया नहीं दर्शाता, और जब किसी जीव में प्रवेश कर जाता है तो परपोषी कोशिका में, तो वह उसकी उपापचय क्रियाओं का क्रिया के माध्यम से अपना जीवन गुणन करता है, अपनी वृद्धि करता है। तो सजीव के ये लक्षण थे। तो उसमें एक लक्षण ये भी था श्वसन क्रिया। मैंने आपको बताया भी था कि चाहे कोई भी हो, चाहे पेड़ पौधे हों, सूक्ष्म जीव हों, या विशालकाय बरगद का वृक्ष, या ब्लू व्हेल, हाथी, ये सब जितने भी है, या कैलिफोर्निया के, मतलब जितने भी छोटे से लेके बड़े तक सब श्वसन क्रिया करते हैं। और जीवित रहने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन क्रिया एक अभिन्न अंग है। क्योंकि ग्लूकोज जब जलेगा तो किसकी उपस्थिति में जलेगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ऑक्सीजन बाहर वातावरण से, बाह्य वातावरण से, एक कोशिकीय जीव होते हैं वो तो अपनी त्वचा से ही ले लेते हैं सीधे सीधे, लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में यह एक विधि पाई जाती है ताकि ऊतकों के माध्यम से, और एक विशेष ऊतक इस कार्य के लिए दक्ष और निपुण होते हैं जो इस श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार मैंने बताया आपको कि ऑक्सीजन ग्लूकोज की उपस्थिति में जलती है और जल करके ऊर्जा बनती है, और वह ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है जो हमें विभिन्न कार्यों के माध्यम में प्राप्त होती है, जैसे चलना, दौड़ना, भागना, उठना, बैठना, पाचन, जनन, उत्सर्जन, गति, वृद्धि, इन सभी कार्यों में ये ऊर्जा हमारे काम आती है, जो एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में संचित होती है, जो कोशिका का शक्तिगृह आपने पढ़ा होगा बचपन में, छोटी क्लासों में, कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों जलेंगे, और जलने के बाद में यह एक नियंत्रित अभिक्रिया है, नियंत्रित अभिक्रिया। इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित हो जाती है। तो अब हम वापस अपने विषय पे आते हैं कि श्वसन तंत्र के भागों का वर्णन। तो श्वसन तंत्र के लिए स्टूडेंट सबसे पहले नासिका। मैंने आपको उस दिन बताया था कि नासिका के दो भाग होते हैं, दो नासावेश में, दो नासावेश में होते हैं। दोनों नासावेश मध्यपट के द्वारा एक झिल्ली और एक उपास्थि की जो संरचना होती है उससे दोनों विभाजित होते हैं, आगे जाकर के नासाग्रसनी में खुल जाते हैं। दोनों नासावेश बाहर वातावरण में होते हैं। इसमें धूल के कण आदि जाते हैं, पराग कण, धूल के कण, कुछ गैसें, तो उन सबको महीन महीन रोम, पतली पतली रक्त की कोशिकाएं, श्लेष्मा आदि उनको रोक लेती हैं, चिपका लेती हैं, और रोकने के बाद में शुद्ध वायु यहाँ से जाती है नासाग्रसनी में। ग्रसनी के 3 भाग बताए थे मैंने, नासाग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। मुख भी एक श्वसन अंग है, लेकिन ये द्वितीयक अंग है, वास्तविक श्वसन अंग नहीं है। स्वस्थ मनुष्य के लिए सदैव नासिका से श्वसन क्रिया करनी चाहिए, लेकिन विषम परिस्थितियों में मुख से भी श्वसन कर लेते हैं, लेकिन मुख से किया हुआ श्वसन मुख ग्रसनी में प्रवेश करता है। यहाँ पर शुद्ध होने का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वह हानिकारक है मुख से किया हुआ श्वसन। तो मुख से किया हुआ श्वसन भी मुख ग्रसनी में जाएगा। मुख और कंठ ग्रसनी, ये तीनों ग्रसनियों में से आकर के कंठ ग्रसनी में, कंठ में लैरिंग्स, ट्रैकिया जिसे अपन कहते हैं, ये होता है। इसमें बलपूर्वक पतली झिर्रियों में से होकर वायु प्रवेश करती है तो आवाज़ उत्पन्न होती है जो आप सुन रहे हो, और ये पुरुषों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मैंने आपको पहले बताया था, महिलाओं में थोड़ा छुपा हुआ होता है। इसके बाद में नासाग्रसनी, मुखग्रसनी, यहाँ एपिग्लोटिस होता है ढक्कन, जो आहार नली
भोजन नली और श्वास नली दोनों के ऊपर ढक्कन का कार्य करता है। जब श्वसन क्रिया करनी होती है तो श्वसन श्वास नली में ही जाता है वायु, और जब भोजन करते हैं तो भोजन भोजन नली में प्रवेश करता है। ये घाटी ढक्कन इसको सुनिश्चित करता है कि कौन सी वस्तु कहाँ जानी चाहिए। वायु है तो वायु श्वास नली में जाएगी, और भोजन है तो भोजन भोजन नली में जाएगा। इसके बाद में श्वास नली, इससे प्राथमिक सिरा तो कंठ से जुड़ा होता है, इसका ग्रसनी के अंतिम छोर से, कंठ ग्रसनी के अंतिम छोर से, और अंतिम सिरा श्वास नली का श्वसनी से जुड़ा होता है। इसमें श्वास नली में सी आकार के ये छल्ले होते हैं उपास्थि के। ये छल्ले क्या करते हैं, इसको पिचकने से रोकते हैं। यदि ये श्वास नली पिचक जाए, वायु मार्ग निपतित न हो, अर्थात ये पिचक जाएगी तो फिर खोलने में दिक्कत आएगी। ये पिचक गई तो ये जो सी आकार के छल्ले हैं इसको पिचकने से रोकते हैं ताकि वायु का मार्ग सुनिश्चित हो सके। श्लेष्मा की परत होती है, तो यहाँ तक की जो वायु जाती है वो फेफड़ों में जो कोमल गुलाबी अंग के हैं, गुलाबी रंग के जो कोमल अंग हैं, संकुचनशील थैली, तो इनको घातक नुकसान न हो इसलिए यहाँ श्लेष्मा की परत होती है। तो यदि गर्मियों के दिनों में गर्म वायु है वो बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से हो जाती है, और सर्दियों के दिनों में अत्यधिक ठंडी वायु भी बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से वो गर्म हो जाती है और अनुकूलित होकर के हमारे शरीर में प्रवेश करती है। कुछ तो संरचनाएं ऐसी होती हैं कि वायु को शुद्ध किया जाता है, और श्लेष्मा वगैरह जो है वो वायु को बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से लेके आती है। श्वास नली में सी आकार उपास्थि के छल्ले होते हैं सी आकार के, तो ये छल्लों के माध्यम से, इसके बाद में आती है श्वसनी। तो श्वास नली आगे जाकर के दो भागों में बढ़ जाती है, एक बाएं फुफ्फुस में, एक दाएं फुफ्फुस में। एक थोड़ा सा ऊपर होता है, एक थोड़ा सा नीचे होता है, लेकिन ये चौड़ा ज़्यादा होता है, वो थोड़ा सकड़ा होता है। तो श्वास नली आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाती है, जिसे हम कहते हैं श्वसनी। एक बाएं फुफ्फुस में जाती है, एक दाएं फुफ्फुस में जाती है। श्वसनी आगे जाकर के लगभग प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी, ऐसे शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। एक वृक्षनुमा शाखा धारण कर लेती हैं फेफड़ों में, हमारे में फुफ्फुस में, तो वृक्षनुमा धारण कर लेती है। प्राथमिक श्वसनी जो है प्राथमिक श्वसनी में परिवर्तित होगी, प्राथमिक श्वसनी द्वितीयक श्वसनी में परिवर्तित होगी, द्वितीयक श्वसनी आगे जाकर के तृतीयक श्वसनी में परिवर्तित होती है। जब तृतीयक श्वसनी में परिवर्तित होती है तो आगे जाकर के और पतली पतली वाहिकाएं और पतली नलिकाएं बन जाती हैं। जैसे ये पतली शाखाएं जो दिखाई दे रही हैं, ये पतली शाखाएं बन जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं श्वसनिकाएं। तो श्वसनी आगे जाकर के श्वसनिका में परिवर्तित हो जाती है। श्वसनिका और वृक्षनुमा बिल्कुल पतली पतली वाहिकाओं में और आगे शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं, जैसे सारे उस पर विभाजित हो गई, तो जिन्हें कहते हैं श्वसन श्वसनिकाएं। इसके और पतले रूप को कहते हैं श्वसन श्वसनिकाएं। तो श्वसनी प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक श्वसनी आगे श्वसनिकाएं, और श्वसनिकाएं आगे जाकर के और पतली शाखाओं में जो विभक्त हो जाती हैं, बिल्कुल महीन शाखाएं, उन्हें कहते हैं श्वसन श्वसनिकाएं। और श्वसन श्वसनिकाओं का लास्ट का जो छोर होता है वो एक कपनुमा आकृति ग्रहण कर लेता है, जिसे हम कहते हैं कूपिकाएं। तो कूपिकाएं ही वो माध्यम है, वो जगह है जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। जैसे हमारा श्वसन होता है बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन, दो भागों में बांटा है। बाह्य श्वसन को हमने दो भागों में बांटा था पिछले अध्याय में, पिछली क्लास में, कि निश्वसन और उच्छ्वसन। निश्वसन में क्या होता है, निश्वसन में मांसपेशियां संकुचित होती हैं, तो डायफ्राम चौड़ा हो जाता है, डायफ्राम सीधा हो जाता है, और वक्षुगा का आयतन बढ़ जाता है। वक्षुगा का आयतन बढ़ने से फेफड़ों में दाब कम हो जाता है। अंतर्दाब के कारण बाहर की वायु अंदर प्रवेश कर जाती है नासिका के माध्यम से। तो वायु जब आएगी तो कूपिकाओं तक वो वायु पहुँचेगी। यहाँ से हीमोग्लोबिन कूपिका में जो बिल्कुल महीन पतली केशिकाएँ होती हैं, उन केशिकाओं के माध्यम से HbO2 से बंद बना लेगा और CO2 को इस जगह पर छोड़ देगा। जब मांसपेशियां वापस उच्छ्वसन करते हैं तो इसमें CO2 का सांद्रता बढ़ जाती है, और CO2 की जब सांद्रता बढ़ेगी तो अंतर्दाब के कारण बाहर नासिका के माध्यम से बाहर CO2 को छोड़ दी जाती है। तो ये तो हमारी हो गई बाह्य श्वसन। अब आंतरिक श्वसन क्या आता है? आंतरिक श्वसन मैंने बताया था कि कूपिकाओं में वह स्थान है जहाँ पर गैसों का विनिमय आदान प्रदान होता है। यहाँ रक्त की केशिकाएं होती हैं पतली पतली, जिसमें हीमोग्लोबिन O2 से बंद बनाता है। यह दुर्बल बंद होता है। यह जैसे ही किसी कोशिका में जाता है तो वहाँ ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज और O2 आपस में क्रिया करके जलते हैं, जल करके ऊर्जा प्राप्त होती है, ATP के रूप में संचित हो जाती है। तो यहाँ से बंद बना करके वो ले जाता है। तो इस प्रकार आंतरिक श्वसन कहाँ हुआ? हमारी कूपिकाओं में। कूपिकाओं में वह व्यवस्थाएं होती हैं कि यहाँ से O2 बंद बनाता है और CO2 उसको छोड़ दी जाती है। CO2 निश्वसन के माध्यम से, उस श्वसन के माध्यम से वापस नासिका के बाहर निकल जाती है। हमारा जो डायफ्राम है ये मुख्य रूप से भाग है, ये क्या करता है?
इसका भूमिका है मांसपेशियों की, श्वसन मांसपेशिकाएँ जो तृतीयक भाग है श्वसन की क्रिया में। ये मांसपेशियाँ पसलियों से जुड़ी होती हैं, हमारे मध्यपट डायफ्राम से जुड़ी होती हैं। डायफ्राम इसमें भूमिका निभाता है कि हमें निःश्वसन और उच्छ्वसन कि हमें बाहर निकालना है, हमें अंदर लेना है। तो डायफ्राम का ये भाग है। तो इस प्रकार मैंने किन किन का वर्णन किया। नासिका, इसमें 2 नासावेशम होते हैं, नासिका मध्यपट से जुड़े होते हैं, जिसमें महीन रोम होते हैं जो परागकण, धूलकण आदि अशुद्धियों को जाने से रोकते हैं। आगे जाकर के नासाग्रसनी, मुखग्रसनी, कंठग्रसनी, कंठग्रसनी आगे ट्रैकिया में खुलती है। और उसके बाद में यहीं पर एपिग्लोटिस घाटी ढक्कन होता है। घाटी ढक्कन भोजन नली को भोजन को भोजन नली में और श्वास को श्वास नली में जाने को सुनिश्चित करता है। उसके बाद में श्वास नली, इसमें सी आकार के उपास्थि के छल्ले होते हैं। श्वास नली आगे जाके 2 भागों में बढ़ती है, जो दाएं फुफ्फुस और बाएं फुफ्फुस में ये गुलाबी रंग के फेफड़े होते हैं, 2 फेफड़े जो हमारे वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। तो ये दोनों भागों में जाती है। श्वसनी, इन्हें श्वसनी कहते हैं। श्वसनी आगे जाकर के प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक श्वसनी परिवर्तित होती हैं, वो आगे जाकर के श्वसनिकाओं में परिवर्तित होती हैं। श्वसनिकाएँ पतला रूप है बहुत, और इससे भी पतला रूप श्वसन श्वसनिकाएँ हैं। और श्वसन श्वसनिकाओं का अंतिम छोर एक कपनुमा आकृति धारण कर लेता है, जिसे कूपिका कहते हैं। और इसके बाद में ये मध्यपट है। इस प्रकार हमारे भागों का वर्णन है। ये आप इस प्रत्येक को पहचान लो कि इस प्रकार है। चित्र के माध्यम से आपको सब समझ में आ जाएगा। आगे अगली क्लास में फिर बताएंगे।